नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। देरी के लिए प्यारे बच्चों हम क्षमा चाहते हैं। देरी इसलिए हुआ प्यारे बच्चों कि इंटरनेट की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने कहा भाई कि राउटर को एक बार पूरी तरह से बंद करो फिर से चालू करो। बीच में क्लास रुक जाती, इससे अच्छा ये हुआ कि 2-4 मिनट हम लेट आए, देर आए, पर हम आपके सामने दुरुस्त आ चुके हैं। मेरे साथ जुड़े हैं बहुत सारे हजारों की संख्या में बच्चे हैं। राघव कुमार जी हैं, सोनू कुमार जी हैं, सुजाता हैं, प्रियंका हैं, मोनी हैं, साक्षी हैं, संगीता हैं, दीपांशु हैं और ढेर सारे मेरे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग अगर लाइव आ चुके हैं मेरे बच्चे, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी से सब लोग आग लगा दीजिए। कमेंट बॉक्स में सब लोग दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव हम आपको देख पा रहे हैं, हम आपको सुन पा रहे हैं। सब लोग बहुत तेजी में प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में दिल बनाकर भेज दीजिए अगर आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम सभी लोग रोज रात को 9:30 में बच्चों जब सारी दुनिया सो जाती है तब हम लोग प्यारे बच्चों 9:30 बजे हिंदी की क्लास को शुरू करते हैं और बहुत ही मन लगाकर पूरे हिंदी क्लास को हम लोग देखते हैं। बच्चों जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, बिहार इंटर परीक्षा 2026 क्लास 12 का हिंदी गद्य खंड बच्चों और चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये अर्धनारीश्वर चैप्टर है, जो कि अगर क्लास 12 के अगर हम सभी चैप्टर को देखें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजेदार, सबसे अच्छा चैप्टर बच्चों अर्धनारीश्वर है। वन शॉट होने वाला है क्रैश कोर्स के अंदर। लेखक बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और इस क्लास के साथ ही कितनी क्लासेस पूरी हो जाएंगी एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस क्लास के बाद बच्चों कितनी क्लासेस हमारी पूरी हो जाएंगी। तो आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। उसके बाद में प्यारा सा मोटिवेशन आता है। मोटिवेशन है, काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। अर्थात प्यारे बच्चों काम ही हमारा धर्म है और मेहनत ही हमारा कर्म है। काम ही हमारा धर्म है, मेहनत ही हमारा कर्म है। और प्यारे बच्चों इसी के साथ हम लोगों का आज बच्चों 10 क्लास पूरा हो जाएगा। और आप बताइए कि प्यारे बच्चों कुल क्रैश कोर्स में हमें हिंदी में 40 लेक्चर लेने हैं। 40 में से अगर 10 क्लास पूरा हो गया तो परसेंटेज मात्रा बताओ कितना परसेंट सिलेबस हमारा क्रैश कोर्स का खत्म हो जाएगा। बताइए सर 0 कटा 25, यानी बच्चों आज के क्लास खत्म होते ही हमारा सिलेबस का यानी चौथा हिस्सा यानी 25% बच्चों हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। चलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर कीजिए। दम लगा दीजिए बच्चों सभी लोग, क्योंकि मैं आपको बहुत ही बेहतरीन 2 अपडेट देने वाला हूं। 2 बेहतरीन अपडेट अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास जितना ज्यादा हो सकता है एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए। सभी लोग अपने सभी दोस्तों के पास ये 2 अपडेट सुनना चाहते हैं तो क्लास को शेयर कीजिए मेरे बच्चे। और जहां पर आप कमेंट करते हैं वहां पर हमने प्यारे बच्चों एक पोल किया है, हाउ इज द जोश। आज क्लास में आपका कितना जोश है, हाई या लो पर क्लिक करेंगे। 7000 बच्चों ने बताया है, 95% बच्चों का जोश हाई है, 7200, 7400, 7500। सभी लोग जल्दी से पोल पर क्लिक करके बताइए कि कितना जोश है आपके अंदर, हाउ इज द जोश, फटाफट से। चलिए तो मेरे बच्चे क्या अपडेट दिया जाए, क्या आपको अपडेट दिया जाए? तो यस और नो लिखकर भेजिए कि गुरुदेव वो दोनों अपडेट थोड़ा जल्दी दे दीजिए जो अपडेट हम सुनने के लिए एकदम ललायित हो रहे हैं। क्या दोनों अपडेट दिया जाए? चलिए सबसे पहला अपडेट बच्चों, अपडेट नंबर पहला, फर्स्ट अपडेट नोट कीजिएगा मेरे बच्चे सभी लोग। अपडेट नंबर पहला, अपडेट है ना, अपडेट नंबर पहला है बच्चों कि जितने बच्चे फुल बैच के स्टूडेंट हैं और आप लोग कहते थे कि सर फुल बैच में हमारा सिलेबस खत्म हो गया है पर हमें हिंदी का पूरा नोट्स नहीं मिला है, हर चैप्टर का नोट्स नहीं मिला है, तो प्यारे बच्चों आपके लिए खुशखबरी है कि हमने पूरा नोट्स बच्चों बना दिया, पूरा का पूरा नोट्स आपके लिए दे दिया। और ये नोट्स आपको कल बच्चों कल सुबह या शाम तक दिखेगा। हमने पूरा अपडेट कर दिया है, बस एक बार खाली उसका एक बार बच्चों हम ऊपरे से एक बार देख लेंगे बढ़िया से, ताकि उसमें कोई कमी ना रह जाए, यानी गलती एक बार चेक कर लेंगे। तो बच्चों अभी तक में फुल बैच में आप लोगों को गद्य खंड में 6 चैप्टर का नोट्स मिला था और काव्य खंड में भी 6 चैप्टर का नोट्स मिला था। अब प्यारे बच्चों हमने प्यारे बच्चों लगातार पूरे सुबह से लेकर रात 9 बजे तक मुझे लगता है अप्रोक्स 13 घंटा, लगातार 13 घंटे की मेहनत के बाद
13 घंटे की मेहनत के बाद, लगातार बच्चों 13 घंटे की मेहनत के बाद अब आपका 7 चैप्टर यहां पर हो गया और 7 चैप्टर बच्चों यहां पर, जबकि एक चैप्टर आपको पता है कि गद्य खंड में हमने एक चैप्टर नहीं पढ़ाया है, पर प्यारे बच्चों लास्ट ईयर हमने पढ़ाया था तो उसके अनुसार से हमने नोट्स कवर कर दिया। तो अब यहां पर आपको हो गए 13 चैप्टर पूरा और यहां पर भी हो गया बच्चों 13 चैप्टर पूरा। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि आप लोगों को कल बच्चों 12 बजे के बाद 2 बजे के बाद आप लोगों को पूरा नोट्स दिख जाएगा, पूरी तरीके से हो चुका है। तो प्यारे बच्चों बोलो ये कैसा लगा, ये फर्स्ट अपडेट आप सभी बच्चों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में एक बार आग लगा दीजिए कि गुरुदेव मजेदार था, अच्छा लगा, है ना, पूरा नोट्स। यानी बच्चों क्या क्रैश कोर्स वाले बच्चे भी चाहते हैं कि आप लोगों को भी नोट्स दे दिया जाए? बताओ, क्या क्रैश कोर्स वाले स्टूडेंट भी चाहते हैं कि संजय सर लगभग चीज तो सेम है, पढ़ना तो हमें सेम है, अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों को भी बच्चों ये टोटल 26 चैप्टर का जो एक्सेस है, ये टोटल 26 चैप्टर का जो नोट्स है वो मैं आप लोगों को बच्चों दे दूंगा। आप जब भी रिवीजन करना चाहें बस नोट्स को देख करके आप पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। चलिए अपडेट नंबर दूसरा, अपडेट नंबर दूसरा है मेरे बच्चे, अपडेट नंबर दूसरा है जो बच्चे क्लास 12th के मैथ के स्टूडेंट हैं। क्लास 12th के मैथ के स्टूडेंट अगर कोई हैं तो हाथ उठाओ। सर जी यहाँ तो भरे पड़े हैं, यहाँ तो भरे पड़े हैं मैथ के स्टूडेंट, देखो जरा हाथ देखिए इनकी कितनी हैं। तो मेरे बच्चे आप लोगों के लिए मैंने थोड़ा सा मेहनत कर कर, ज़्यादा मेहनत नहीं कह सकते, बस थोड़ा सा मेहनत कर कर मैंने आप लोगों के लिए, देखो बच्चों मैंने क्या लाया है आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा। बस थोड़ा सा मेहनत कर कर मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रयास किया है बच्चों। देख सकते हैं द फॉर्मूला बुक बच्चों, जो फॉर्मूला का बुक था मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं बच्चों फॉर्मूला का बुक लेकर आने वाला हूं, जिसमें फॉर्मूला मैं कोशिश करूंगा जो सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वही फॉर्मूला को मैं रखूं। तो द फॉर्मूला बुक मैथमेटिक्स बच्चों, आप कह सकते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं गणित की आत्मा किसको कहा जाता है बच्चों, बताओ गणित की आत्मा किसे कहते हैं? सूत्र को गणित की आत्मा कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हम गणित की आत्मा आपके पास लेकर आ रहे हैं, जिससे आप देख सकते हैं 30 अंक तो लगभग बच्चों हमारे 100 ऑब्जेक्टिव में 30 ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं जो सिर्फ बच्चों हमारे फॉर्मूले से बनते हैं। चैप्टर वाइज है, टाइप वाइज है, टॉपिक वाइज है। आप फॉर्मूला देख सकते हैं मेरे बच्चे। सबसे पहले अगर हम ट्रिगो से स्टार्ट करके देखें तो डोमेन से लेकर के बच्चों एक एक फार्मूला आपको देखने को मिलेगा, एक एक फार्मूला मेरे बच्चे यहां पर देख सकते हैं। 11th के भी फार्मूले को मैंने ऐड किया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट इसके बाद प्यारे बच्चों हमारा सांतत्य तथा अवकलनिता से देखेंगे, सबसे अधिक बच्चों यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखेंगे बच्चों इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये है ना, वेक्टर वोक्टर सब कुछ है बच्चों। तो बताओ ये छोटा सा प्रयास हमारा कैसा लगा? ये छोटा सा प्रयास मेरे प्यारे बच्चों आपको कैसा लगा? सब फार्मूला को मैंने टाइप वाइज बांट दिया है, सारे फार्मूले को मैंने टाइप वाइज बांटा है। आप लोग मुझे बताइए कैसा लगा ये छोटा सा प्रयास, है ना। तो प्यारे बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि छोटा सा प्रयास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और मेरे बच्चे कल आप लोगों को ये भी मिल जाएगा। ठीक है, आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, कल मेरे बच्चे, है ना, बस एक बार मैं अभी जाकर क्लास खत्म होने के बाद मैं सबको एक बार चेक करूंगा, है ना, सबको एक बार बढ़िया से एक बार चेक कर लूंगा ताकि गलती कम से कम रहे, क्योंकि जब एक बार गलती होती है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। मजा आया कि नहीं बताओ? यस सर। तो हम उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों को बड़ा अच्छा लगा होगा। आइए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों चलो हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। बड़ा अच्छा लगा होगा कि भाई कम से कम आप लोग को हिंदी के पूरे नोट्स मिल गए, है ना, मैथ के फार्मूले के मिल गए। है ना। अब अगला बच्चों नया भी सुन लो, न्यू सुन लीजिए, न्यू क्या मिलने वाला है। न्यू सुन लीजिए बच्चों कि न्यू आप लोग और क्या मिलने वाला है। अगले 5 से 7 दिन के अंदर आप सभी बच्चों को और क्या मिलने वाला है, आप लोगों को मिलने वाला है बच्चों, है ना, हिंदी का प्रैक्टिस सेट। क्या मिलने वाला है? हिंदी का मेरे बच्चे प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है ना। हम बच्चों खुद से जारी करेंगे 5 से 10 प्रैक्टिस सेट बच्चों हिंदी का, और उसके बाद मैथ का भी, है ना। तो हिंदी और मैथ्स का, हिंदी एंड मैथ्स का बच्चों हमसे, है ना, हम जारी करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। और बहुत ही जल्दी हम सभी टीचर को कहेंगे कि आपके लिए बच्चों प्रैक्टिस सेट वो तैयार करके आपको दे, ताकि आप प्रैक्टिस करें तो आपको चीजें समझ में आए। तो बहुत जल्दी मिलेगा। और ये बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये टोटल 10 पेज का है। कितने पेज का है बताओ? कितने पेज का है? तो ये टोटल 10 पेज का फार्मूला है। अगर आप इसको दोनों तरफ करते हैं, यानी बच्चों इस तरफ दोनों तरफ अगर आप इसको प्रिंट करवाते हैं तो 5 पन्ना में हो जाएगा। कितने पन्ना में? 5 पन्ना में हो जाएगा। और बताइए बच्चों एक पन्ना का कितना कीमत लेते हैं प्रिंट करने वाले भैया? एक पन्ना का 10, है ना, एक पन्ना का 3 टका लेते होंगे। एक पन्ना का कितना लेते हैं बताइए?
एक पन्ना का 3 टका लेते होंगे तो 5 तिया 15 रुपया बच्चों ना। 15 रुपया में आप लोगों के पास पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। 15 रुपया में आपके पास पूरा फॉर्मूला हो जाएगा और जब मन करे जहां पर बच्चों फॉर्मूला का उपयोग करके आप क्वेश्चन को तुरंत बना दोगे। ठीक है ना। चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं, अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, आइए बच्चों चैप्टर शुरू करते हैं। रेडी हैं आप लोग? तो गद्य खंड का अध्याय नंबर 4, चैप्टर का नाम है बच्चों अर्धनारीश्वर। सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है ये पाठ की कौन सी विधा है, यानी यह कहानी है, किस्सा है, निबंध है, क्या है बच्चों बताओ। तो आप कहेंगे कि सर अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है वो एक प्रकार का निबंध है। अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है वह एक प्रकार का निबंध है और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर, है ना। रामधारी सिंह दिनकर जी को शॉर्टकट में आर से राम, है ना, रामधारी सिंह दिनकर, है ना, रामधारी सिंह दिनकर, तो RSD बोलेंगे, RSD यानी रामधारी S से सिंह, D से दिनकर, तो रामधारी सिंह दिनकर को RSD बोलेंगे। आइए बच्चों इस निबंध में क्या क्या होता है हम आपको बताते हैं। इस निबंध में किसके बारे में बताया गया है? इस निबंध में बताया गया है कि जो नर होते हैं मेरे बच्चे, जो नर होते हैं और जो नारियां होते हैं, नर और नारियां जो होते हैं वो, है ना, वो एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, है ना। इसमें बताया गया है कि नर और नारियां जो होते हैं वो एक ही मिट्टी के बने होते हैं और हर नर के अंदर किसका गुण होता है बच्चों बताओ? हर नर के अंदर किसका गुण होता है ना? तो हर, या फिर है ना हम कह सकते हैं कि हर पुरुष के अंदर किसका गुण होता है? हर पुरुष के अंदर स्त्री का गुण होता है और हर स्त्री के अंदर किसका गुण होता है? हर स्त्री के अंदर पुरुष का गुण होता है। इसीलिए बच्चों हर पुरुष को, है ना, इसीलिए बच्चों हर पुरुष को क्या कहा गया है? हर पुरुष को बच्चों अर्धनारीश्वर कहा गया है। क्या कहा गया है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर मतलब कि आधा जो उसका होता है, आधा जो गुण होता है वो नारी वाला गुण होता है। और यहां पर बताया गया है कि बच्चों कब से जो है स्त्रियां पराधीन होने लगी, कब से स्त्रियों की, बच्चों हम कहते हैं ना कि स्त्रियां कहाँ रहती है बताओ? स्त्रियां कहाँ रहती हैं? स्त्रियां तो घर में रहती हैं, पुरुष घर से बाहर जाकर काम करते हैं। तो ये कब से हुआ है इस चैप्टर में बताया गया है। और बहुत सारे विद्वानों का स्त्री और पुरुष को लेकर क्या क्या उनकी मत हैं उसके विषय में लिखा गया है कि कबीरदास जी स्त्री पुरुष के बारे में क्या कहा है, प्रेमचंद जी ने स्त्री पुरुष के बारे में क्या कहा है, अलग अलग महान पुरुषों ने स्त्री के विषय में क्या कहा है, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है ना। तो बताइए शुरू किया जाए बताओ? तो शुरू किया जाए तो जल्दी से यस लिख करके भेजिए और बच्चों दिल बनाकर भेजिए। सब लोग अगर तैयार हैं तो, सब लोग तैयार हैं तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। आज का क्लास थोड़ा सा लेट जरूर हुआ है इसलिए मैं बार बार क्षमा मांग रहा हूं आप लोगों से। शुरू करें? चलिए बच्चों आइए, तो हम लोग सबसे पहले लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। और देखिए रामधारी सिंह दिनकर बच्चों एक राष्ट्रीय कवि हैं, आप लोग जानते होंगे रामधारी सिंह दिनकर कैसे कवि हैं बताओ? गुरुदेव रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय कवि हैं। कैसे हैं? राष्ट्रीय कवि हैं। और दूसरी बात प्यारे बच्चों अगर हम देखें, दूसरी बात देखें तो रामधारी सिंह दिनकर बच्चों हमारे बिहार के थे, यानी बेगूसराय के थे। आपको याद होगा बिहार के बेगूसराय के थे। और हाँ एक चीज हम भूल ही गए, आप लोग का टेस्ट भी लग गया होगा बच्चों। नहीं लगा होगा तो कल तक सब लग जाएगा क्योंकि आज संडे था, सारे टाइपिस्ट को बैठा कर बच्चों हम बैठे हुए थे, सब काम करवा दिए हैं। टेस्ट का भी काम हिंदी का हो गया होगा। पढ़िए, कहते हैं लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ है। जन्म हुआ है बच्चों, गांव का नाम है सिमरिया, जिला का नाम है बेगूसराय और राज्य का नाम है बिहार। तो क्या इसको याद रख पाइएगा? यहां से एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। हम आप लोगों को कहते हैं याद रख पाइएगा, याद रख पाइएगा। कुंदन कुमार जी, कोमल कुमारी जी बताओ, सुरेंद्र कुमार, राहुल कुमार, सुनीता मेरी बहन। सर 10th का क्या होगा? 10th मेरे धड़कन है, अब रुक जाइए, अब इतना वेट किए तो एक आध दिन तो रुकिए। 10th वालों का क्या होगा? कहते हैं बच्चों निधन। अगर हम निधन की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। निधन का जगह था चेन्नई, जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। माता जी का नाम, रामधारी सिंह दिनकर की माता का नाम क्या था बताइए? रामधारी सिंह दिनकर की माता का नाम क्या था बच्चों बताइए? तो रामधारी सिंह दिनकर की माता का नाम था मनरूप देवी। क्या कहना है? मनरूप देवी कहना है। बच्चों पिता का नाम रवि सिंह और
पत्नी का नाम श्यामावती देवी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पत्नी का नाम क्या था, श्यामावती देवी। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं शिक्षा के विषय में प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास से हुई। 1928 में मैट्रिक मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से पास की थी। परीक्षा में पहला सवाल पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर ने मैट्रिक की परीक्षा कब और कहां से पास की थी। रामधारी सिंह दिनकर ने मैट्रिक की परीक्षा कहां से पास की थी बच्चों, क्या आप बता सकते हैं? गुरुदेव 1928 में पास की थी, कहां से पास की थी, क्या आप बता सकते हैं? गुरुजी ये मोकामा घाट से पास की थी, है ना, मोकामा घाट, है ना, मोकामा घाट बच्चों, है ना, रेलवे हाई स्कूल से, मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं, 1930 में इंटर लंगटन सिंह कॉलेज मुंगेर से पास की थी। तो बच्चों बस याद रखना है कि 1930 में इंटर की परीक्षा कहां से पास की थी, मुंगेर से। 1932 में बीए इतिहास विषय में पटना कॉलेज पटना से किए थे। तो बच्चों बताइए रामधारी सिंह दिनकर ने मैट्रिक, है ना, मैट्रिक कब पास की, 1928 में, इंटर कब पास की, 1930 में, और बच्चों बीए कब पास की, 1932 में। 2 साल में बीए हो गया। और बच्चों पूछा जाएगा कि बीए की परीक्षा रामधारी सिंह दिनकर जी ने किस विषय से पास की थी, बीए की परीक्षा किस विषय से पास की थी? तो कहना बच्चों हिस्ट्री। और हिस्ट्री से मुझे याद आया, कल 12th वाले बच्चों का हिस्ट्री का क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है, क्योंकि आप लोग का सिलेबस लगभग खत्म हो गया। तो कल से आप लोग का क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा हिस्ट्री का। तो चलिए बच्चों, हिस्ट्री याद आया तो मैंने बता दिया। कहते हैं वृत्ति बच्चों, इन्होंने क्या क्या कार्य किए? तो कहते हैं HE स्कूल बरबीघा के प्रधानाध्यापक थे, सब रजिस्ट्रार, सब, है ना, सब डायरेक्टर के रूप में काम किया, जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार विद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर कौन थे, है ना, बिहार विद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर कौन थे बच्चों, है ना, बिहार विद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर कौन थे? तो बिहार विद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर। बिहार विद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर के नाम आपको बोलना है। आगे है बच्चों, आगे लिखा गया है साहित्यक, है ना मेरे बच्चे, साहित्यक अभिरुचि के विषय में अगर हम देखें, 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित हुई। छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित किए, जैसे कि देश पटना, प्रकाश बेगूसराय से, और प्रतिमा कन्नौज से इन्होंने प्रकाशित की। 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक जिनका नाम प्रणभंग प्रकाशित किया। बच्चों यहां से आपको 2 ऑब्जेक्टिव याद करना है ना, किसी भी हाल में आपको 2 ऑब्जेक्टिव याद करना है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बोलिए बच्चों कि सबसे पहले किस वर्ष, है ना, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? पहली कविता का नाम बोलिए, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो कहना वर्ष 1925 में। पहली कविता का नाम क्या था? तो पहली कविता का नाम था मेरे बच्चे, पहली कविता का नाम था छात्र सहोदर, है ना, सहोदर, छात्र सहोदर। बच्चों पहली कविता पुस्तक किस एज में, किस उम्र में प्रकाशित की थी? तो कहना बच्चों जब वो 21 वर्ष के थे। यह है बच्चों कविता और एक है कविता पुस्तक। कविता पुस्तक के अंदर ढेर सारी कविताएं होती हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक का नाम बताइए। पहली कविता पुस्तक का नाम है प्रण बच्चों मंग लिखा है, भंग होना चाहिए ना, प्रणभंग होना चाहिए, आई थिंक प्रणभंग होना चाहिए। आप लोग बताइए प्रणभंग होगा या प्रणमंग होगा? मुझे लगता है टाइपिस्ट महोदय से गलती हुई है, प्रणभंग होना चाहिए। 21 वर्ष की अवस्था में रामधारी सिंह दिनकर की जो पहली कविता पुस्तक है उसका नाम प्रणभंग था। बच्चों अगर यहां तक सब कुछ हो जाएगा तो प्यारा सा दिल बनाकर भेज दीजिए, गुरुदेव यहां तक में कोई दिक्कत का भाव पैदा नहीं हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। बच्चों अगर हम कृतियों के बारे में पढ़ें, रामधारी सिंह दिनकर की बहुत सारी कृतियां हैं। पहला है प्रणभंग, दूसरा है रेणुका, तीसरा है हुंकार, फिर है रसवंती, फिर है कुरुक्षेत्र। तो ये सभी जितनी भी रचनाएं हैं ये बहुत बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये सारी कविताओं के कवि कौन है पूछा जाएगा,
कि प्रणभंग को किसने लिखा है, या आपसे हो सकता है पूछा जाए रेणुका को किसने लिखा है, हुंकार किसने लिखा है, रसवंती किसने लिखा है और कुरुक्षेत्र किसने लिखा है। तो इन सभी में, इन सभी कविताओं के एक ही कवि हैं जिनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। अगर आप पूछेंगे गुरुदेव मुझे दो इंपॉर्टेंट बता दीजिए, तो मैं कहूंगा जो आपको याद करके रखना है मेरे बच्चे, दो तो नहीं, मैं हाँ दो बता दूंगा। एक बच्चे प्रणभंग और दूसरा कुरुक्षेत्र। एक है प्रणभंग और दूसरा कुरुक्षेत्र है। इनके जो कवि हैं उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। बढ़ते हैं हम लोग अगले पेज में, और भी बहुत सारा है। और है मेरे बच्चों रश्मि रथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा, कोमलता और कवित्व, है ना, कवित्व, हारे को हरिनाम। अब आप कहेंगे कि सर यहां पर आप मुझे एक दो और इंपॉर्टेंट बताओ, तो मैं कहूंगा बच्चों एक है रश्मि रथी। रश्मि रथी किसकी रचना है, और दूसरा है मेरे बच्चे उर्वशी, है ना, है ना, उर्वशी। तो रश्मि रथी और उर्वशी इन दोनों के कवि कौन है बताइए। रश्मि रथी और उर्वशी इन दोनों कविता के कवि कौन हैं, तो कहना सर इन दोनों कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आप लोगों को थोड़ा सा याद होगा, थोड़ा सा याद होगा, आप मुझे बताइए कि उर्वशी पर कविवर को कौन सा पुरस्कार मिला है। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला है, तो आप लोगों को याद होगा कि मेरे बच्चे उर्वशी पर इन्हें पुरस्कार मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद होगा ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उर्वशी पर। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को याद होगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अब बढ़ते हैं गद्य। बच्चों कहते हैं कहानियां, कौन कौन सी कहानियां इन्होंने लिखी है। पहला मिट्टी की ओर, फिर अर्धनारी, संस्कृति के 4 अध्याय और काव्य की भूमिका। मेरे बच्चे यहां से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अर्धनारीश्वर जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ है। अर्धनारीश्वर चैप्टर, जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मेरे बच्चे इस चैप्टर का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है या किस वर्ष लिखा गया है। अर्धनारीश्वर को किस वर्ष लिखा गया है, तो आप लोग बताएंगे गुरुदेव अर्धनारीश्वर को वर्ष 1952 में लिखा गया है ना। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय पर लेखक को कौन सा पुरस्कार मिल चुका है। संस्कृति के 4 अध्याय पर लेखक को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो आप कहना बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या मिला है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अर्धनारीश्वर या संस्कृति के 4 अध्याय या काव्य की भूमिका या मिट्टी की ओर, ये सभी कहानियों के, इन सभी कहानियों के मेरे बच्चे बताओ इन सभी कहानियों के लेखक कौन है बताओ, तो कहना इन सभी कहानियों के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है, इन सभी कहानियों के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। यहां तक हो जाएगा तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिएगा। निरंजन कुमार जी, आदित्य कुमार जी, रोशन कुमार, संगीता कुमारी, एक बार सब लोग प्यारा प्यारा सा दिल बनाकर भेजेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ और जोड़ना था, जैसे वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी, ये भी बड़ा फेमस रचना है, दिनकर की डायरी। कहते हैं प्यारे बच्चों पुरस्कार और सम्मान, कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, हमने तो पहले ही पढ़ लिया है कि संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे थे। उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जो हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ लिए थे, और कहते हैं राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कवि हैं जो राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। जल्दी बताओ कौन से ऐसे कवि हैं जो राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, तो कहना रामधारी सिंह दिनकर। क्या कहना, रामधारी सिंह दिनकर ही एक ऐसे कवि हैं जो प्यारे बच्चों राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। कहते हैं पद्म भूषण एवं कई अलंकारों से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस कवि को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। परीक्षा हॉल में आप जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस कवि को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। कौन से ऐसे कवि हैं जिसे हम राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर को बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर को। चलिए अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं।
सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए है कि दिनकर जी बच्चों छायावादोत्तर है ना, छायावाद है ना, वाद उत्तर यानी कि छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं। याद रखिएगा, युग को याद रखिएगा, परीक्षा में 1 नंबर अगर आपको लाना है तो दिनकर जी के युग को याद रखिएगा। कहते हैं दिनकर जी को राष्ट्र कवि भी कहते हैं, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। आगे लिखा है दिनकर जी को है ना दिनकर जी गद्यकार भी थे। कहते हैं दिनकर जी की कविता और गद्य दोनों में उनके व्यक्तित्व की एक जैसी गहरी छाप थी। कौन से ऐसे कवि थे जिनकी छाप कविता और गद्य दोनों में एक समान थी? कौन से ऐसे कवि थे या कौन से ऐसे लेखक थे जिनकी छाप कविता और गद्य दोनों में एक जैसी थी, यानी दोनों में माहिर थे? तो रामधारी सिंह दिनकर ही ऐसे कवि और लेखक हैं जो दोनों में माहिर हैं। कहते हैं दिनकर जी को भारतेंदु युग से प्रवहमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि भी कहते हैं बच्चों। दिनकर जी कविता लेखन की शुरुआत 30 के दशक में शुरू की थी। बच्चों 30 का दशक कौन सा होता है? अगर हम देखो, दिनकर जी का जन्म 1908 में हुआ था, और बच्चों 30 का दशक का मतलब है 1920 से 30 के बीच का जो टाइम होता है, 1920 से 1930 के बीच के टाइम को 30 का दशक कहा जाता है। तो परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिनकर जी ने किस दशक से कविता लिखना शुरू किया था? प्लीज एक बार बताओ, किस दशक से शुरू किया था? तो कहना बच्चों 30 के दशक से। दिनकर जी ने किस दशक से लिखना शुरू किया था? तो कहना बच्चों 30 के दशक से। अगला हमारा है, परंतु दिनकर जी की पहचान प्रमुख कवि के रूप में चौथे दशक से हुई थी, यानी बच्चों 30 और 40 के बीच हुई थी। दिनकर जी प्रबंध, मुक्तक, गीत, प्रगीत, काव्य, नाटक इत्यादि अनेक काव्य शैलियों में सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की हैं, यानी बहुत सारी शैलियों में वो लिखते थे। आगे है बच्चों कि दिनकर जी को जातीय महाकाव्य महाभारत और व्यास की कवित्व प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए थे। यहां दिनकर की प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर प्रस्तुत है, जो भगवान शिव और माता पार्वती का कल्पित रूप है। तो बच्चों एग्जाम में पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्धनारीश्वर में किसका रूप है? अर्धनारीश्वर जो है बच्चों वो किसका रूप है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। बताइए आप मुझे कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, जल्दी बताओ। तो कहना कि सर अर्धनारीश्वर जो है शिव है ना, शिव और पार्वती जी का कल्पित रूप है। शिव और पार्वती जी का कल्पित रूप है। यह भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और सारांश के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी लेखक के बारे में अगर आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए तो क्या आप अपने आप को इतना सक्षम मानते हैं, अपने आप को इतना सबल मानते हैं कि हमसे बन जाएगा? तो प्यारे बच्चों सब लोग यस लिख करके भेजिए कि गुरुदेव लेखक के बारे में कुछ भी पूछा जाए हम सब लोग कोशिश जरूर करेंगे कि सब कुछ आसानी से बन जाए। प्यारे बच्चों मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज मैंने आपको नहीं कहा तो किसी ने सेशन को लाइक नहीं किया, तो प्लीज मेरे सामने सब लोग सेशन को लाइक कर दो। कम से कम 10,000 लाइक्स तो पूरे होने ही चाहिए। फटाफट बच्चों सब लोग एक बार सेशन को लाइक करेंगे जल्दी से। अगर इस लाइक से अगर आप 1-2 कट्ठा जमीन खरीद पाएं, 1-2 ठो घर खरीद पाएं तब तो ठीक है, नहीं तो सब लोग सेशन को फटाफट लाइक कीजिए। मैं देख पा रहा हूं 5500, 6000, 6200, 7000। फटाफट सब लोग लाइक कीजिए जल्दी जल्दी से, जितने बच्चे हैं सब लोग देख रहे हैं एक बार सेशन को सब लोग लाइक कर दो। मैं देख पा रहा हूं 7000 के आसपास लाइक्स पूरे हुए हैं, ये गलत बात है, और लाइक्स पूरे होने चाहिए। फटाफट सब लोग लाइक कर दो जल्दी से। सर 6000, भैया मैंने 7000 बोल दिया है कि 7000 तुरंत पूरे होने चाहिए। चलो भाई सब लोग लाइक कर देना। चलिए अब हम लोग जानने है ना, अब हम लोग क्या देखेंगे, सारांश देखेंगे। यानी प्यारे बच्चों इस पाठ का सारांश अगर आपके बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जाए, बोर्ड परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए कि अर्धनारीश्वर पाठ का है ना, अर्धनारीश्वर पाठ का सारांश लिखें, तो क्या आप लोग लिख पाओगे बच्चों? बताओ अर्धनारीश्वर पाठ का क्या लिखना है?
अर्धनारीश्वर पाठ का मेरे बच्चे सारांश। तो अर्धनारीश्वर पाठ का जब हम सारांश देखेंगे तो सबसे पहले देखिए क्या लिखना है। लिखना है बच्चों ध्यान से कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है, यानी रचित है। ये जो निबंध है बच्चों ये किसके द्वारा लिखा गया है बताओ? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। आगे लिखेंगे कि अर्धनारीश्वर भगवान शिव और माता पार्वती का कल्पित रूप है। ये जो अर्धनारीश्वर है मेरे बच्चे, अर्धनारीश्वर जो है ये भगवान शिव और माता पार्वती का कल्पित रूप है। आगे लिखते हैं जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग स्त्री का है। नर नारी पूर्ण रूप से समान है। बच्चों याद रखिएगा आज के समाज में ये कहीं कहीं पर नारी को बहुत बड़ा दिखा दिया गया है, कहीं कहीं पर पुरुष को बहुत बड़ा दिखा गया है। बोलो हाँ या ना, बोलिए यस और नो। कहीं कहीं पर घर में नारी को बोलने तक का अधिकार नहीं है, बोलिएगा तो पुरुष जो है 2-4 थप्पड़ मार देता है। और कहीं कहीं पर नारी सब इतना खतरनाक होती है जो बिया से पहले पुरुष बोल दिया, बिया के बाद बोलने नहीं मिलता है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? यस सर। अगर पुरुष नौकरिया है, कमा कोड़ के ला रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, तो अपनी पत्नी के ऊपर अपना अधिकार दिखाता है। और नारी अगर गवर्नमेंट जॉब में है, अगर नारी सरकारी नौकरी में है और पुरुष कोई काम नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। कपड़ा खींचो चुपचाप। ऐसा अक्सर होता है ना। हम ये नहीं कहेंगे सबके साथ ऐसा होता है, पर ऐसा अक्सर होता है बच्चों। इसलिए लेकिन यहाँ पर कहा गया है इस पाठ में कि नर और नारी पूर्ण रूप से एक समान है, परंतु आज पुरुष अपने अंदर की स्त्री को दबाता है। यानी पुरुष अपने अंदर की स्त्री को, हे भगवान हम अपना अंदर का स्त्री नहीं निकालेंगे, नहीं। मेरा भी मन करता है बड़े बड़े बाल रखने का, हंसना मत तुम लोग, बड़े बड़े बाल रखने का, ऐसे हिप्पी करने का, है कि नहीं? और थोड़ा सा यहाँ पर लाली लगाने का, ठीक है, थोड़ा सा लाली लगाने का, और हीरा का 2 डायमंड यहाँ पहनने का। कैसे हैं आप लोग? ऐसा नहीं बोला क्या, मारेंगे तुम लोग, यही सोचता है ना? तुम लोग यही सोचता है ना, जब भी पढ़ता है ना यही मन में आता है कि सर ऐसा होता होगा। ऐसा नहीं होता है बे, गुण की बात करते हैं। तो हमने कहा परंतु आज जो पुरुष हैं वो अपने अंदर के स्त्री को दबाता है और स्त्री अपने अंदर के पुरुष को, है ना? सर आप तो छक्का हो गए, हे भगवान। बिल्कुल सही कहे आप, है ना? ऐसा कौन करते हैं? छक्का लोग करते हैं। छक्का मतलब क्या होता है आपको पता है? छक्का की जिंदगी के बारे में आप जानते हैं? एक बार अच्छे से रिसर्च करके आइएगा, फिर आप हमसे बात कीजिएगा, है कि नहीं है? चलिए मेरे बच्चे, हमने कहा कि परंतु आज पुरुष अपने अंदर के स्त्री को दबाता है और स्त्री अपने अंदर के पुरुष को दबाती है। आगे मेरे बच्चे नारी, आगे लिखा गया है कि नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई। पराधीनता मतलब पर के अधीन। नारी जो है मेरे बच्चे ये पर के अधीन कब से हुई? तो नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया था। यहां से याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि नारी की पराधीनता कब से शुरू हुई, तो कहना जब से कृषि का आविष्कार हुआ। पुरुष स्त्री को केवल आनंद का खान समझता है और आनंदित होने के बाद मुक्ति की खोज में अपनी स्त्री का त्याग कर देता है। तब महावीर और भगवान बुद्ध उसे भिक्षुणी होने का अधिकार देते हैं। अब नारी पुरुषों की बाधा नहीं बल्कि शक्ति का स्रोत है। बहुत सारे पुरुष मानते हैं कि नारी जो है वो पुरुषों के लिए बाधा है। बहुत सारे लोग क्या मानते हैं बच्चों बताओ? बहुत सारे लोग मानते हैं कि नारी जो है वो पुरुषों के लिए बाधा है। मेरे बच्चे बताओ, क्या आप लोग ऐसा मानते हैं? क्या आप लोग भी ऐसा मानते हैं कि नारी पुरुषों के लिए बाधा है? कभी नहीं बच्चों, कभी नहीं हो सकती है। आप बताइए, आपके पास कौन ठो नारी आ गई? कोई नारी आपके पास आई है बाधा उत्पन्न करने के लिए? नहीं बच्चों, कभी बाधा उत्पन्न करने के लिए नहीं। लड़का लोग, हम लोग क्या कहते हैं, अरे लड़की तो हमको छोड़ के चले गई, लड़की बेवफा हो गई। लेकिन बच्चों याद कीजिए, हमेशा गलती देखो कभी वो चलकर नहीं आती है, लड़के ही जाते हैं, पुरुष ही जाते हैं और फिर कहते हैं भाई लड़की की गलती है ना?
तो हमने क्या कहा कि नारी मेरे बच्चे पुरुषों की बाधा नहीं बल्कि उनकी शक्ति होती है। याद रखना, हमेशा शक्ति होती है। देखो लेकिन अपवाद हर जगह है, अपवाद हर जगह। एक एक ठो नारी खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक होती है, मार पीट के एकदम आहीन छोड़ा देगा, है कि नहीं। प्रेमचंद जी ने कहा है कि जब पुरुष नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। सुन रहे हैं बात को। और स्त्री जब पुरुष का गुण लेती है तब राक्षसी बन जाती है। हे भगवान, यहां से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि जब पुरुष के अंदर नारी के गुण आ जाएं तो पुरुष क्या बन जाते हैं। जब पुरुष के अंदर नारी के गुण आ जाएं तो पुरुष क्या बन जाते हैं, तो कहिएगा पुरुष देवता बन जाते हैं। लेकिन जब स्त्री के अंदर पुरुष का गुण आ जाए, किसी स्त्री के अंदर पुरुष का गुण आ जाए, तो स्त्री क्या बन जाती है, राक्षसी बन जाती हैं। याद रखिएगा बच्चों। आगे, अतः नर और नारी एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। लेखक यहां तक कहते हैं कि यदि कौरवों की सभा में संधि का वार्तालाप कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच होता तो महाभारत का युद्ध रुक जाता, एकदम 100% रुक जाता बच्चों। तो बोलिए, यही है इसका सारांश। अगर आप लिख पाएंगे तो यस लिख कर भेजिए कि सर हम कोशिश करेंगे और हम लिख देंगे। कितने ऐसे बच्चे हैं जो सारांश लिख पाएंगे? एक बार जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए गुरुदेव, हम लोग लिख देंगे, है ना। कौन कौन से ऐसे विद्यार्थी जी हैं जो सारांश लिखने में सक्षम हैं? एक बार बता दीजिए कि सर हम लोग लिख देंगे। चलिए तो बच्चों हम लोग सीधा चलते हैं अब ऑब्जेक्टिव के पास। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए प्रस्तुत हो रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कोशिश कीजिएगा सभी क्वेश्चन सही बने। पहला सवाल है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? आप सब लोग जानते हैं कि बच्चों शिव और पार्वती का है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? मेरे बच्चे दिनकर जी का जन्म बेगूसराय में हुआ था, लेकिन गांव का नाम सिमरिया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था बताइएगा। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म वर्ष 1908 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी? दिनकर जी की मृत्यु बच्चों कब हुई थी? ध्यान दीजिएगा, दिनकर जी की मृत्यु देखो 8 में तो जन्म हुआ और 52 में तो उन्होंने ये कविता है ना, ये जो अर्धनारीश्वर ये बच्चों हमारा अर्धनारीश्वर निबंध है उन्होंने लिखा है 1952 में। तो अब यहाँ पूछा है मृत्यु कब हुई, तो बच्चों 1974 में हुआ होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला है? किसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको याद होना चाहिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो उन्हें मिला है वो मिला है किसके लिए? तो वो उन्हें उर्वशी के लिए मिला है। ऑप्शन ए सही है। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, यानी कौन से लेखक की रचना है? तो हम लोग पढ़ रहे थे अर्धनारीश्वर दिनकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए। कौन कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित हैं? कौन से रचनाकार बिहार से हैं? तो बच्चों रामधारी सिंह दिनकर कहां से हैं? बिहार से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बताओ इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? बच्चों अर्धनारीश्वर ही रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किस रचना पर दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? मेरे बच्चे किस रचना पर दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? थोड़ा जल्दी कीजिएगा और बताइएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार बच्चों संस्कृति के 4 अध्याय पर अर्धनारीश्वर की विधा है। यानी अर्धनारीश्वर बच्चों कौन सी विधा है? ये कविता है, नाटक है, निबंध है, क्या है? अर्धनारीश्वर एक निबंध है बच्चों। कहते हैं गांधारी थी। गांधारी कौन थी बच्चों? महाभारत देखे हैं? दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ। कृष्ण की माँ तो बच्चों नहीं हो सकती, है ना, देवकी पुत्र, है ना, यशोदा पुत्र। एक मम्मी का नाम देवकी, एक का नाम यशोदा। अर्जुन की माँ नहीं हो सकती, अर्जुन की माँ का नाम कुंती था बच्चों। और बलराम की माँ, बलराम यानी कृष्ण की माँ, तो ये भी नहीं बच्चों। क्या होगा आंसर बताइए? तो यहाँ पर दुर्योधन की माँ का नाम कुंती था। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है ना। प्रेमचंद की रचना कौन सी है? प्रेमचंद की रचना निम्नलिखित में कौन सी है?
शेखर एक जीवनी, ये नहीं है प्रेमचंद की रचना। पूस की रात, आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में, 11th क्लास में एक चैप्टर है पूस की रात, ये रचना है बच्चों। नेक्स्ट है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? युद्ध और शांति पर लिखा गया रचना कौन सा है? नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत या रश्मि रथी? कौन सी रचना है जो युद्ध और शांति पर लिखी गई हो? युद्ध और शांति पर लिखी गई रचना का नाम क्या है? तो वह है बच्चों कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है दिनकर जी को निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी को पद्म, है ना, पद्मश्री तो नहीं मिला है, पद्म भूषण या पद्म विभूषण क्या मिला है? मेरे बच्चे 15 का सही उत्तर बताइए। तो दिनकर जी को मिला है पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर बी, पद्म भूषण। नेक्स्ट है बच्चों नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? किसने ऐसा लिखा है कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं? किसने लिखा है बच्चों, जल्दी बताओ। नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, ये लिखने वाले कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? 11, 18, 21 3 साल पूछा गया है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। नेक्स्ट है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, किसका है? शंकर और पार्वती जी का है। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है? कौन सी रचना है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो बच्चों उर्वशी को मिला है। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति रह चुके हैं? किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति रह चुके हैं? ये बताना तो हम आप लोग को भूल ही गए कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति रह चुके हैं। उपकुलपति कहाँ रह चुके हैं? तो भागलपुर विश्वविद्यालय में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार रूप है बच्चों? किस प्रकार रूप खींचा गया है? 21 का सही उत्तर बताइएगा। किस प्रकार का रूप है? कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखेंगे किस प्रकार का रूप है, तो कहेंगे कल्पित रूप है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है किस रचनाकार की पंक्ति है? नारी स्वपन है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है? किसने कहा है नारी के विषय में ऐसा कि नारी पुरुष के बाहों पर झूलती हुई जूही की माला है? 22 का सही उत्तर लिखेंगे ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा कहने वाले रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। दिनकर जी ने लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का क्या नाम था? तो बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम रवि सिंह था, ऑप्शन नंबर बी है। अगला निम्नलिखित में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो कहते हैं उर्वशी इनकी रचना है। नेक्स्ट नारी तो हमहू करी तब न किया विचार, जब जानी तब पड़ी हड़ी, है ना, तब हड़ी, है ना, नारी तो हमहू करी तब न किया विचार, जब जानी तब पड़ी हड़ी, नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ में है? किस पाठ में यह लिखा गया है कि नारी तो हमहू करी तब न किया विचार, जब जानी तब पड़ी हड़ी, नारी महाविकार? ये बच्चों अर्धनारीश्वर पाठ में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? तो मेरे बच्चे उपकुलपति के पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर रहे हैं। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व का, है ना, अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ में है? पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह बच्चों अर्धनारीश्वर पाठ में है। अर्धनारीश्वर पाठ में है। अगला आनंद आनंद मैंने जो धर्म चलाया है था, ध्यान दीजिएगा, आनंद यानी कि भगवान बुद्ध जो है अपने शिष्य आनंद से कह रहे हैं कि हे आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र यानी 5000 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ में है? किस पाठ में यह है बच्चों, बता सकते हैं आप? यह किस पाठ में है, क्या आप बता सकते हैं? तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए कि गुरुदेव एकदम बता सकते हैं, बताइए किस पाठ में है ना। तो प्यारे बच्चों यह जो है अर्धनारीश्वर पाठ में है। और अंतिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्यकृति किसकी रचना है?
परशुराम की प्रतीक्षा लिखने वाले कौन हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है परशुराम की प्रतीक्षा। बच्चों बताएंगे कि 29 क्वेश्चन में आपने 29 में कितना सही किया है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 29 में आप लोगों ने कितना सही किया है। और सब लोग सेशन को जरूर पसंद कर लेना मेरे बच्चे, फटाफट से, है ना। चलिए जितने बच्चे हैं सब लोग सेशन को एक बार लाइक कर लेना स्पीड में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे बच्चों। आगे हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न को, फिर देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को, फिर देखेंगे हम लोग, है ना, सब्जेक्टिव 29/29, झूठ नहीं बोलिएगा कोई। चलिए तो पहला सवाल देखिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में, है ना, ध्यान दीजिएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न में आइए और फटाफट से देखेंगे पहला सवाल कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि बच्चों देखो कुंती और गांधारी दोनों महिलाएं हैं, और जो महिलाएं होती हैं थोड़े दिल की क्या होती हैं बताओ, कठोर होती हैं या सॉफ्ट होती हैं? आप लोग बताओ, महिलाएं दिल की कठोर होती हैं या सॉफ्ट होती हैं? जल्दी बोलो फटाफट से। तो गुरुजी लिखा गया है कि कुंती और गांधारी स्वभाव से कोमल थी, लेकिन पुरुष प्रधान समाज में उनकी बात नहीं सुनी गई। यदि महाभारत से पहले संधि की बातचीत उन दोनों के बीच होती तो शायद है ना युद्ध रुक जाता, क्योंकि स्त्रियां दया करती हैं और रक्तपान नहीं चाहती हैं। स्त्री ये कभी नहीं चाहेगी कि भैया खून खराबा हो, वो हमेशा दया चाहती हैं, और स्त्री दया की मूरत है। वो दोनों हमेशा कोमल हृदय की थी, इसलिए वो चाहती कि युद्ध ना हो। लिख पाएंगे बच्चों? तो यस लिखिएगा। यस गुरुजी, यस लिख देंगे सर। अगला क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? आज इसकी क्या सार्थकता है? तो बच्चों सोचिए कि इसकी कल्पना आखिर क्यों हुई होगी। अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। इसकी कल्पना शिव और शक्ति के बीच समन्वय दिखाने के लिए की गई होगी। यानी शिव यानी कि भगवान भोलेनाथ, शक्ति यानी कि, है ना, यानी कि शक्ति यानी कि माता पार्वती, दोनों के बीच समन्वय दिखाने के लिए, दोनों के बीच बच्चों जो समन्वय स्थापित है उसको दिखाने के लिए बच्चों इनके, है ना, इनकी कल्पना की गई होगी। लिख देंगे? तो यस लिखकर भेजिए सर, लिख देंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई हुई, है ना, क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थकता है? तो आपको लिखना है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना, इसकी जो कल्पना है शिव और शक्ति के बीच समन्वय दिखाने के लिए, बस यही लिखना है कि समन्वय दिखाने के लिए की गई होगी। अगला क्वेश्चन, प्रवृत्ति मार्ग एवं निवृत्ति मार्ग क्या है? लिखिएगा स्टार देकर के, 2026 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया प्रवृत्ति मार्ग क्या है, निवृत्ति मार्ग क्या है? कहते हैं ये दोनों बौद्ध धर्म के मार्ग हैं। प्रवृत्ति मार्ग वाले भोग विलास को जीवन का आधार बनाया। बच्चों जिन्होंने खूब मछली मीट खाया, बियाह शादी किया 2-4 गो 5 गो, वो सब किस में चले गए बताओ? वो सब किस में चले गए? वो सब चले गए प्रवृत्ति मार्ग में। और कहते हैं और निवृत्ति मार्ग वाले नारियों की छाया से भी दूर भागने लगे। तो बच्चों समझ गए? समझ गए? तो हाँ लिख कर भेजिए गुरुजी समझ गए। हाँ, प्रवृत्ति मार्ग वालों ने खूब भोग विलास किया, बियाह शादी किया, है ना, टिंकू जिया पर डांस किया, पल पल न माने टिंकू जिया, इश्क का मंजन घसीले पिया, सर्दी मस्ती चढ़ी दिल दीवाना हो गया, है ना। मेरे बच्चे खूब मस्ती किया, खूब मजा किया, तो उसको नाम रखा गया कि भैया तो सब है प्रवृत्ति मार्ग वाला, यानी सबको भेज दिया प्रवृत्ति मार्ग। और जो स्त्री की छाया से डरते थे, लड़की आ रहा है भागो 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 भागो, तो उसको रखा गया बच्चों निवृत्ति मार्ग में। ठीक है ना, आगे भागते हैं ना। नेक्स्ट, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था? भगवान बुद्ध ने आनंद से यह कहा कि मेरा धर्म 5000 वर्षों तक चलने वाला था। उन्होंने कहा देखो भैया, मुझे इसमें स्त्री को नहीं लाना था। जैसे मैंने एक बार लास्ट टाइम पढ़ाते पढ़ाते एक उदाहरण दिया था कि मान लीजिए कि सब पुरुष बच्चों, एकदम खाली बच्चों बौद्ध धर्म में, है ना, पहले बच्चों मान लो कि बौद्ध धर्म में सिर्फ पुरुष हैं, सिर्फ अगर बच्चों पुरुष हैं तो सब क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं, ओम बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अब कोई स्त्री नहीं है,
तो आराम से सब कोई मंत्र पढ़ रहे हैं। अब उधर से एक स्त्री आई और ऐसे करके बाल करके चली गई, बस ऐसे बाल करके चले गई। और फिर अब बुद्धम 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 अब हो ही नहीं रहा है। अब इसके दिमाग में चल रहा है कि वाह, अगर वो महिला हमारे बाहों में होती, अगर उस महिला के साथ अगर हम बागवान में घूमते, है ना, है ना, हम बगीचे में आनंद महसूस करते उनके साथ में, तो बताइए अब धर्म चलेगा? धर्म चलेगा? बोलिए यस और नो। तो सर नहीं। तो भगवान बुद्ध समझ गए थे कि जितना भी ये सब न चकड़ पकड़ करेगा, जितना भी इस साधु महात्मा सब है, इस साधु महात्मा सब जो है, ये सब गलत है ना, ये सब सुंदरी को देख देख करके सबका धर्म जो है भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए कहा कि अगर हमारे धर्म में महिलाओं को हम भिक्षुणी नहीं बनाते, महिलाओं को अगर बौद्ध धर्म अपनाने नहीं देते, तो यह धर्म 5000 साल चलता। लेकिन ये सब अब आया, अब ये सब रंगबाजी करेगा और 500 साल में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो मेरे बच्चे समझ गए? तो हाँ लिख कर भेजिए। तो लिखा गया है मेरे बच्चे, है ना। उन्होंने कहा, बुद्ध ने आनंद से यह कहा कि मेरा जो धर्म है 5000 वर्षों तक चलने वाला था, परंतु नारियों को भिक्षुणी बनाने के कारण अब केवल 500 साल ही चल पाएगा। ऐसा उन्होंने कहा बच्चों। आगे लिखा गया है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? बहुत बार पूछा गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, बबुआ रे, 6 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2026 में भी आएगा मेरे बच्चे की नारी की पराधीनता, नारी कब से पुरुषों के अधीन हो गई, है ना। बीरबल की मम्मी यहाँ आई मैं, है ना, बीरबल की मम्मी खाना लाओ, बीरबल की मम्मी पाँव दबाओ, बीरबल की मम्मी कपड़े धो दो, हर चीज में बीरबल की मम्मी बोलते रहो। यानी पुरुष के पराधीन हो गई स्त्री कब से हुई है? तो लिखा गया है बच्चों, नारी की पराधीनता कृषि काल में आरंभ हुई, तभी से नारी घर में कैद हो गई और पुरुष बाहर जाने लगे। यानी बच्चों जब से खेती बाड़ी स्टार्ट हुआ, जब से पुरुष खेत पर काम करने जाने लगे, तब से ही स्त्री पुरुष की पराधीनता हो गई। मेरे बच्चे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, कहते हैं कि जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। खेती में, है ना, खेत में काम करना किसका कर्म क्षेत्र है? पुरुष का। विमान उड़ाना किसका कर्म क्षेत्र है? पुरुष का। ट्रेन चलाना किसका कर्म क्षेत्र है? पुरुष का। पढ़ाना किसका कर्म क्षेत्र है? पुरुष का। ना भाई ना, रुको। जो भी कर्म क्षेत्र पुरुष का है, यानी जो काम पुरुष कर सकते हैं, वह काम स्त्रियों, है ना, वह कर्म क्षेत्र स्त्री का भी है। वह कर्म क्षेत्र किसका है? स्त्री का भी है। तो कहते हैं मेरे बच्चे, लेकिन अपवाद है, अपवाद को छोड़कर, ठीक है ना। आज स्त्री और पुरुष दोनों ही एक समान है। आज जो काम पुरुष करते हैं वह स्त्री भी कर सकती है। सभी क्षेत्र में दोनों एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, अतः दोनों का कर्म क्षेत्र एक ही है। लिख देंगे तो यस बताइए। गुरुजी गर्दा उड़ाते हैं, हम लोग लिखते नहीं हैं, जीयूडी करके आते हैं परीक्षा में, गर्दा उड़ा के आते हैं गुरुदेव। नारी और नर एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। कैसे? क्योंकि वो दोनों की बनावट एक जैसी है, दोनों सब कुछ समान है। प्रकृति ने पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव नहीं किया, दोनों हर काम में बराबर हैं, बस रूप में थोड़ा सा अंतर है, पर दोनों का शरीर एक ही तत्वों से बना है। अतः नर और नारी एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। लिख देंगे, लिखेंगे तो जीओडी लिखकर भेजिए। गुरुजी गर्दा उड़ा देंगे। कैसे एक समान है? भगवान ने दोनों को एक ही जैसा बनाया है, पर देखने में थोड़ा सा रूप अलग है। कहते हैं बच्चों, बर्नार्ड शॉ का नारी के संबंध में क्या विचार है? बच्चों एक थिंकर हैं, एक सोचने वाले व्यक्ति हैं, जिनका नाम है बच्चों बर्नार्ड शॉ। वो नारी के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं बर्नार्ड शॉ ने नारी को अहेड़िन माना है और नर को अहेड़। नर को हमेशा नारियों से बचकर रहने के लिए कहा है है ना, हमेशा बच के रहना बच्चों, सुन लो, है ना। बर्नार्ड शॉ कहते हैं, गलत कहते हैं भैया, क्यों बचना है? बुद्ध को नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की अनुमति क्यों देना पड़ा? बच्चों क्यों देना पड़ा था बताइए? आखिर भगवान बुद्ध नहीं चाहते हुए भी नारियों को अपने धर्म में
क्यों उन्हें लाना पड़ा? तो इसके पीछे देखिए क्या कारण है। बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में आने की अनुमति इसलिए दी क्योंकि वे चाहते थे कि महिलाएं भी मोक्ष पा सके। इसलिए इसका असर यह हुआ कि जो बौद्ध धर्म 5,000 साल तक चलने वाला था वह अब केवल 500 वर्षों तक ही चलेगा। तो प्यारे बच्चों, किस लिए देना पड़ा बताइए? किस लिए देना पड़ा बताओ, किस लिए देना पड़ा? तो कहते हैं इसलिए क्योंकि भगवान बुद्ध के मन में ऐसी भावना हुई कि महिलाओं को भी मोक्ष मिलना चाहिए, यानी महिलाओं को मोक्ष मिले, महिलाओं को मोक्ष मिले, इसीलिए भगवान बुद्ध ने इतना बड़ा फैसला लिया। अब मान लीजिए कि हम आप लोग को कोर्स फ्री कर दें, जैसे हम क्रैश कोर्स फ्री कर दिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा संजय सर को क्रैश कोर्स फ्री क्यों करना पड़ा मेरे बच्चे? तो आप लिखेंगे क्योंकि संजय सर चाहते थे कि फुल कोर्स वाले बच्चे भी क्रैश कोर्स पढ़ सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं उठाए तो हम उसमें क्या करेंगे बताइए? लिख देंगे। तो हाँ लिख करके भेजिए कि भगवान बुद्ध को आखिर महिलाओं को बौद्ध धर्म में क्यों प्रवेश कराना पड़ा, क्यों, कारण क्या था? तो लिखना क्योंकि वो चाहते थे कि महिलाओं को भी क्या मिले? मोक्ष की प्राप्ति हो। कहते हैं कि स्त्रियोचित गुण क्या है, यानी स्त्रियोचित मतलब स्त्रियों के जो गुण क्या है? तो कहते हैं स्त्रियोचित गुण का अर्थ है स्त्री अपनी कोमल स्वभाव के लिए जानी जाती है, वह पुरुषों के गुण को सीखने में कतराती है, पर नर और नारी दोनों एक समान हैं। स्त्रियोचित गुण का मतलब होता है कि बच्चों जो स्त्री के गुण हैं, जैसे कोमलता मेरे बच्चे, तो स्त्रियोचित गुण का अर्थ है स्त्री अपनी कोमल स्वभाव के लिए जानी जाती है, वह पुरुषों के गुण को सीखने में कतराती है, पर नर और नारी दोनों एक समान हैं। कहते हैं पुरुष के गुण क्या हैं मेरे बच्चे? पुरुष के गुण क्या हैं? तो पुरुष पुरुषार्थ के लिए जाने जाते हैं। पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रेव कहलाने से घबराते हैं। क्या बच्चों कोई कहलाइएगा स्त्रेव? बताइए। आपको अगर कोई लड़का है, कोई बोले ए लड़की इधर आओ, लड़की इधर आओ, मेरे बच्चे बताओ आओगे? क्या कोई भी लड़का स्त्री कहलाना चाहेगा? बोलो यस और नो। हम तो नहीं चाहेंगे, ना ना ना, बिल्कुल मार हो जाएगा तो नहीं चाहेंगे। तो कहते हैं बच्चों कि पुरुष के गुण क्या हैं? तो कहते हैं कि पुरुष पुरुषार्थ के लिए जाना जाता है, यानी किसी की मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए। पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रेव कहलाने से घबराता है, बिल्कुल घबराता है मेरे बच्चे। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह क्या बन जाता है? तो कहते हैं पुरुष, है ना, प्रेमचंद जी कहते हैं कि जब पुरुष नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, पर स्त्री पुरुष के गुण को लेकर राक्षसी बन जाती है। ये कौन बात हुआ भैया? अगर पुरुष के अंदर स्त्री के गुण आ जाएं तो पुरुष क्या बन जाएंगे बताइएगा? अगर पुरुष के अंदर स्त्री के गुण आ जाएं तो पुरुष क्या बन जाएंगे? पुरुष बन जाएंगे देवता। पर स्त्री के अंदर पुरुष के गुण आ जाएं तो वह क्या बन जाएगी? वह बन जाएगी राक्षसी, वह बन जाएगी राक्षसी। आइए बच्चों बढ़ते हैं। अब हमारे पास होने वाला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आप सभी लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए तैयार रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों क्या देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पूछा गया सवाल है मेरे बच्चे बहुत प्यारा सा, उपर्युक्त पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। नारी तो हमहू करी तब न किया विचार, यानी जिस समय नारी का संगति हुआ, जब नारी को हमने अपनाया तो ऐसा सोचा नहीं। नारी तो हमहू करी तब न किया विचार, जब जानी तब पड़ी हड़ी नारी महाविकार। जब एक दिन पता चला कि नारी तो महाविकार है, पाप की खान है, नरक का द्वार है, ऐसा बच्चों लिखा है ना। तो कहते हैं इसका अर्थ लिखना है। बताइए यह पंक्ति कहां से लिया गया है? यह पंक्ति कहां से लिया गया है? तो प्रस्तुत पंक्ति अर्धनारीश्वर पाठ का है, जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं, हम भी बिना सोचे नारी से विवाह किए थे, तब वह दुख हरने वाली लगी थी। कहते हैं बच्चों नारी तो हमहू करी तब ना किया विचार, जब जानी तब पड़ी हरी नारी महाविकार। तो स्टार्टिंग में लगा कि नारी दुख हरने वाली लगी थी, लेकिन अब हमें वह भारी बोझ और परेशानी जैसी लगने लगी है। लिख देंगे तो यस लिखकर भेजिए, गुरुजी लिख देंगे। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं, वो अपने अनुसार कहते हैं। यहाँ पर हम कबीरदास जी का समर्थन नहीं करते हैं, हर जगह हम करते हैं कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। ये कबीरदास जी की वाणी है, मैं उसका समर्थन करता हूं।
गुरु गोविंद दौ खरे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये कबीर दास की वाणी है, मैं इसका समर्थन करता हूं, है ना। कबीर दास की बहुत सारी वाणी का मैं समर्थन करता हूं, पर मैं इस वाणी का समर्थन नहीं करता हूं। क्या आप लोग करते हैं? बताओ, करते हैं? मेरे बच्चे देखो, संत महात्मा पुरुष होते हैं, उनकी वाणी का बहुत खतरनाक मतलब होता है। हमको जितना बुद्धि है, हमको इस समर्थन हम नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि नारी तो हमहू करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परी हरी नारी महाविकार। यानी प्रस्तुत पंक्ति है ना बच्चों की, नारी जब हमने बिना सोचे समझे शादी कर लिया, हमको लगा कि बहुत बढ़िया होगा, बाद में बहुत दुख देती है एक तरफ से, तो है ना मेरे बच्चे। अलग आगे देखते हैं, तो पुरुष वो कम नहीं है ना, हम लोग भी एकदम खतरनाक होते हैं। कहते हैं कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध पाठ में रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर जी क्यों असंतुष्ट हैं। कहते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के विचारों से इसलिए असंतुष्ट हैं क्योंकि अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग स्त्री का है। जबकि रविंद्रनाथ कहते हैं, जो रविंद्रनाथ हैं वो कहते हैं, नारी का असली खूबी उसकी सुंदरता में है, तो वह शिक्षा लेकर क्या करेगी। हे भगवान, मैं यहाँ पर रविंद्रनाथ जी का भी यहाँ पर मैं विरोध करता हूँ। ये कहते हैं कि नारी की जो खूबी है वो उसकी सुंदरता में है, तो वो पढ़ लिख कर क्या करेगी। बताओ, क्या आप इसके, है ना, क्या बच्चों आप समर्थन करते हैं? भाइयों बहनों, क्या आप सभी लोग समर्थन करते हैं? जल्दी से बोलिए यस और नो। नहीं गुरुदेव, मैं नहीं समर्थन करता हूं यहाँ पर रविंद्रनाथ जी का। कहते प्रसाद जी कहते हैं, मम्मी, प्रशांत जी कहते हैं, माफ कीजिएगा, प्रशांत नहीं, प्रसाद जी, हजारी प्रसाद जी कहते हैं, स्त्री को पुरुषों के कामों से दूर रखना चाहिए। मैं यहां पर भी विरोध करता हूं मेरे बच्चे। प्रेमचंद जी कहते हैं, प्रेमचंद जी क्या कहते हैं कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, पर स्त्री जब पुरुष के गुण को लेती है तब वह राक्षसी बन जाती है। तो इन सब के विचार से कौन संतुष्ट नहीं है, कौन एग्री नहीं करते हैं? इन सभी के विचार से कौन संतुष्ट नहीं है बच्चों, बताइए कौन है जो रविंद्रनाथ के विचार से, जो प्रसाद जी के विचार से और प्रेमचंद जी के विचार से संतुष्ट नहीं है? आखिर वो कौन है? कौन है जो संतुष्ट नहीं है? तो एक तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, एक तो मैं हूं बच्चों, मैं आई एम, मैं भी बच्चों संतुष्ट नहीं हूं। आप लोग भी संतुष्ट नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है ना। चलिए अब लास्ट है बच्चों, स्वप्रसंग व्याख्या। सबसे आसान अगर किसी चैप्टर में कुछ होता है बबुआ, तो वो क्या होता है बताइए? सर सबसे आसान होता है स्वप्रसंग व्याख्या। स्वप्रसंग व्याख्या करना सबसे आसान होता है। बस आपको यही है कि आपको पहचानना पड़ता है कि यह लाइन किस चैप्टर का उठाया गया है। पढ़ के देखिए, लिखा है, प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है। यानी पत्नी अपने पति को, मान लीजिए ई है पत्नी और ई है पति, नहीं सर उल्टा हो गया, मतलब मेचे नहीं खा रहा है, सॉरी, ई है पति और ई है पत्नी। कहते हैं प्रत्येक पत्नी अपने पति को, यानी अपने पति को उसी दृष्टि से देखती है, उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को, यानी बच्चों लता होता है ना, लता, ध्यान दीजिए, लता मेरे बच्चे, लता ये है वृक्ष, ये है बच्चों, ये है वृक्ष, ध्यान दीजिएगा, ये है वृक्ष बच्चों, वृक्ष मोटा है और लता इसके ऊपर में इस तरह से लता बच्चों होता है। तो बताइए लता किसके भरोसे है? बताइए मुझे, लता किसके भरोसे है? लता किसके भरोसे है गुरुदेव? ये है लता, जो किसके भरोसे है? वृक्ष के भरोसे, वृक्ष के भरोसे। तो ठीक इसी प्रकार बच्चों अभी देखिएगा, अगर पति कमाकर लाएंगे तभी स्त्रियां खाएंगी, बोलो हाँ या ना? यस। पति कमाकर लाएंगे तभी स्त्रियां शॉपिंग करेगी, बोलो यस, है ना। यानी पति कमाकर लाएंगे तभी बिजली बिल दिया जाएगा, घर में चावल आटा सब कुछ बच्चों पति के कमाने से आएगा, बोलो यस। यानी बच्चों पत्नी का जीवन किसके ऊपर निर्भर है? तो पत्नी का जीवन पति के ऊपर निर्भर है। इसलिए कहते हैं जिस प्रकार से इन लताओं का जीवन, लता का जीवन वृक्ष पर निर्भर होता है, उसी प्रकार से पत्नी का जीवन पति पर निर्भर होता है।
मेरे बच्चे इसके बारे में अगर आपको व्याख्या करके लिखना है तो सबसे पहले लिखना है प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक का कहना है कि पत्नी अब पूर्ण रूप से अपने पति पर निर्भर करती है। कृषि काल में भी पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा आनंदमय भार समझता था। अब प्रत्येक पत्नी भी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। लिख देंगे तो यस लिख करके भेजिए, यस गुरुजी। लेकिन लिखना शुरू ऐसे ही करना है, लिखना शुरू ऐसे ही करना है कि बच्चों प्रस्तुत पंक्ति कहां से लिया गया है पहले उसको लिखना है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं बच्चों, अभी और क्वेश्चन है। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। देखिए बच्चों कई बार पूछा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 6 मेरे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 बार क्वेश्चन पूछा है। 7 साल एक के क्वेश्चन पूछा है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह पुरुष अपूर्ण है। बताइए यह पाठ है ना, यह पंक्ति कहां से लिया गया है? तो प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक का कहना है कि पुरुषार्थ के लिए जाना जाता है तो स्त्री अपनी कोमल स्वभाव के लिए, परंतु जिस पुरुष में नारी के गुण नहीं है उसका जीवन अपूर्ण है। अतः पुरुष में नारी का गुण होना जरूरी है बच्चों। एकदम हर पुरुष के अंदर क्या होना चाहिए? हर पुरुष के अंदर किसका गुण होना चाहिए बताइए? हर पुरुष के अंदर किसका गुण होना चाहिए? तो हर पुरुष के अंदर बच्चों नारी का गुण होना चाहिए। अगर नारी का गुण क्या है? दया बच्चों। अगर किसी पुरुष के अंदर दया नहीं है, ममता नहीं है, किसी बूढ़े पुराने को देखकर उसके मन में दया नहीं आती है, तो समझिए आपके अंदर से स्त्री गायब है। स्त्री मतलब ये नहीं है कि स्त्री की तरह चलना है, स्त्री की तरह बोलना है, स्त्री के तरह बच्चों बाल रखना है, ये नहीं। स्त्री का गुण मतलब आपके अंदर ममता होना चाहिए, दया होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, ये सब आपके अंदर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहते हैं नर और मादा पशुओं में भी थे और पक्षियों में भी, किंतु पशुओं और पक्षियों ने अपनी मादाओं पर आर्थिक परवस्ता नहीं लाधी, लेकिन मनुष्य की मादा पर यह प्राधीनता आपसे लद गई। यानी कहते हैं कि बच्चों नर और मादा तो पक्षी में भी होते हैं, पशु में भी होते हैं, लेकिन वहां ये सिस्टम नहीं है कि महिलाएं घर पर बैठ कर रहेंगी और पुरुष काम करेंगे और पुरुष जो है बाद में महिला पर अपना अधिकार जमाएंगे और महिला को डांटेंगे, धोपेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, गरियाएंगे। ये सब चीज जानवर में होता है क्या? बताओ, जानवर में ये होता है क्या? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। क्या जानवर में ऐसा होता है कि महिला जो होती है, यानी जो बच्चों, क्या पक्षी में ऐसा होता है कि जो महिला होती है वो घर में रहती है? नहीं बच्चों। प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक का कहना है कि आज नारी पराधीनता के कारण अपना अस्तित्व खो रही है और उसके सुख दुख, मान प्रतिष्ठा, जीवन मरण आदि सब कुछ पुरुष के मर्जी से होने लगा है। सब कुछ पुरुष के मर्जी से होने लगा है, यही बच्चों आपको लिख कर देना है ना, पुरुष के मर्जी से होने लगा। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसी प्रकार पुरुष भी स्त्री उचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रैव कहलाने से घबराता है। ये 2023 में पूछा गया। ये लाइन कहां से लिया गया है? प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक का कहना है कि जिस प्रकार आज स्त्री पुरुष के गुण सीखने में कतराती है, ठीक उसी प्रकार पुरुष भी स्त्री उचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रैव कहलाने से घबराते हैं। यही आपको लिखकर आना है। चैप्टर हुआ खत्म। मेरे बच्चे आप लोगों को कैसा लगा चैप्टर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। सभी लोग मेरे बच्चे सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके कि चैप्टर कैसा हुआ, कंटेंट आपको कैसा लगा। मेरे बच्चों मैंने अपना 100% दिया है, मैंने अपना 100% दिया है। आप लोग बताइए कि चैप्टर कैसा लगा, है ना मेरे बच्चे सब लोग बताइए चैप्टर कैसा लगा, जल्दी जल्दी बताओ, है ना। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों, है ना। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि चैप्टर आपको कैसा लगा है, ठीक है ना।
और मस्त लगा गुरुजी, अच्छा लगा गुरुजी। कुछ कुछ लोगों को बेकार भी लगा होगा गुरुजी, बेकार तो नहीं लगा होगा बच्चों। सब लोग सेशन को लाइक कर देना, कमेंट करना बहुत प्यारा सा। और आज प्यारे बच्चों हिंदी सिलेबस का हम लोगों ने कितना % खत्म कर लिया है, सिलेबस बच्चों कितना % खत्म हो गया है, तो 25% हमारा सिलेबस, 25% सिलेबस बच्चों हमारा खत्म हो गया। अब प्यारे बच्चों बताओ सेंटअप एग्जाम की तैयारी करवानी है क्या? बताओ मुझे तो, मैं तो सोचा भाई कि मैं अपने सिलेबस पर फोकस करूंगा और जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करूंगा। बताओ सेंटअप एग्जाम की तैयारी करवानी है क्या? मुझे लगता है कि सिर्फ मुझे उसी दिन पढ़ाना चाहिए जिस दिन आपका हिंदी का पेपर होगा, उसके एक दिन पहले हम पढ़ा देंगे। अभी सिलेबस देखो, मेरा क्या मानना है, ध्यान दीजिए, मेरा मानना है बच्चों, मेरा क्या मानना है उस पर थोड़ा फोकस करेंगे। देखिए बच्चों फिर मुझे भी टाइम मिलेगा कि नहीं, क्योंकि मुझे भी फिर तो 10th वालों को पढ़ाना पड़ेगा ना, है ना, मुझे भी 10th वालों को पढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो मेरे बच्चे बीच में ये सेंटअप एग्जाम आ गया है, थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों आपका टाइम जाएगा, सेंटअप एग्जाम में थोड़ा सा आप लोग का टाइम जाएगा, है ना। चलिए सेंटअप एग्जाम में थोड़ा टाइम जाएगा बच्चों। 19 से पेपर है ना, तो 17, कल तो हम पढ़ा ही सकते हैं ना, बोलो कल पढ़ा सकते हैं, बोलो हाँ या ना। कल भर बच्चों आपको पढ़ाएंगे, फिर आप लोग का जो है 18, है ना, 19, 20, 21, ये 3 दिन बच्चों, ये 4 दिन जो है यहाँ पर बच्चों, यहाँ देखो 21 है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ आपका बच्चों, यहाँ आपको पेपर है 19 को, 20 को, 21 को। तो 20 को हम सेंटअप एग्जाम के लिए देखिए बच्चों पढ़ा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि 10th वालों का भी पेपर है। तो 20 को आप लोग को हम सेंटअप एग्जाम के लिए पढ़ाएंगे बच्चों, सेंटअप एग्जाम के लिए पढ़ाएंगे 20 को, है ना। बाकी आप लोगों का 2 दिन क्या रहेगा बताओ कमेंट बॉक्स में, 2 दिन क्या रहने वाला है बताओ? छुट्टी। 2 दिन क्या रहने वाला है? छुट्टी। क्योंकि 2 दिन आप सभी लोग 18 को तैयारी करेंगे आप फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, 19 को आप तैयारी करेंगे मैथ्स का और बच्चों बायो का, है ना। शायद 20 को तैयारी करेंगे हिंदी का और इंग्लिश का। तो यहाँ पर हम लेक्चर लेंगे बच्चों 20 को, ठीक है ना। चलो हमारा फोकस, मेन फोकस कहाँ है बच्चों बताओ? हमारा मेन फोकस कहाँ पर है? तो मेन फोकस हमारा बोर्ड एग्जाम में है बच्चों, मेन फोकस हमारा बोर्ड एग्जाम में है। तो हम इस एग्जाम से ज़्यादा फोकस बोर्ड परीक्षा में करेंगे, हमारा फोकस बोर्ड एग्जाम पर होगा, ठीक है। ये एग्जाम है, आपको देकर आना है, अच्छे से देकर आइएगा, इसको भी अपना बोर्ड एग्जाम की तरह ही 100% अपना फोकस देकर आइएगा मेरे बच्चे, है ना। क्योंकि सिलेबस अगर हम लोग एक बार ख़त्म कर लेते तो फिर हम लोग बहुत अच्छे से फोकस करते बोर्ड एग्जाम पर। कब है पेपर हिंदी का? हिंदी का पेपर कब है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हिंदी का पेपर आपका कब है? एक बार बताओ, हिंदी का पेपर कब है मेरे बच्चे बताओ, हिंदी का पेपर कब है? इक्कीस को है ना? कल से बहुत सारे क्रैश कोर्स शुरू हो रहे हैं बच्चों। सर 21 को, 21 को है तो 20 को मैं पढ़ाऊंगा। सर बुरा नहीं मानिएगा, आपका विवाह हो गया क्या? भैया मेरे नहीं हुआ है भैया, विवाह फिक्स हो गया क्या? नहीं हुआ है भैया मेरे। चलो बाय बच्चों, बाय, लव यू सभी को। नोट्स आप लोग को कल मिल जाएगा, ठीक है ना, नोट्स आप लोग को कल तक मिल जाएगा। आप सभी लोग बैच के अंदर जुड़ जाइएगा। जो लोग ऐप पर एडमिशन नहीं लिए हैं, मैं आप लोगों से कहूँगा बच्चों कि सभी बच्चे ऐप पर एडमिशन ले लो भैया, ऐप पर एडमिशन ले लो, ऐप पर एडमिशन जाकर ले लो। जिन बच्चों ने नहीं लिया है तो ऐप पर एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको मिलने वाला है। ऐप पर एडमिशन ले लीजिए, है ना, क्योंकि यहीं पर आपको मिलने वाला है नोट्स। तो जिन्होंने भी एडमिशन नहीं लिया जाकर ले लीजिए, जो भी आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी है, ठीक है। बाय, लव यू।